हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस स्पेशल आधुनिक भारत के इतिहास को स्टार्ट करने वाले हैं। जिस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री को हमने कंप्लीट करवाया, उसी तरह से पार्ट बाय पार्ट करके आधुनिक भारत के इतिहास को, मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें टोटल प्रश्न दिए गए हैं 467 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आता है तभी इसे लाइक करें। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल भी ना देरी करते हुए। मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य दिया गया है? मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य दिया गया है? इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। जी बिल्कुल। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। जी हाँ। खेती के लिए अग्रिम कर्ज, जिसे तकावी ऋण कहा जाता था, कृषकों को प्रदान किया। यह भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तीनों के तीनों क्या हैं? सही दिए गए हैं। 1740 ईस्वी के किस युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना? 1740 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो गिरिया का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, गिरिया का युद्ध जो हुआ था अली वर्दी खां और सरफराज के बीच में, जिसमें अली वर्दी खां ने सरफराज को मार दिया था, पराजित कर दिया था, और अली वर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बना था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह था सिराजुद्दौला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अली वर्दी खां का यह क्या था? तो यह दामाद था। क्या था? दामाद था। यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। काल कोठरी की त्रासदी कब घटित हुई थी? काल कोठरी की त्रासदी सिराजुद्दौला के समय हुई थी। कब? 20 जून 1756 को। 20 जून 1757। 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। 1757 तो होगा नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जून 1756 को। और एक साल बाद ही 23 जून 1757 को क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। आप लोग को पता होगा। इसका जो आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। 20 जून 1756 होगा, जिसमें 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। उसका दरवाज़ा जब खोला गया तो मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए थे। वही घटना जो है काल कोठरी की त्रासदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, या फिर ब्लैक होल की घटना कहते हैं। काल कोठरी की त्रासदी में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था। इनमें से कितने व्यक्ति जिंदा बचे थे? अभी हमने बताया कितना जिंदा बचे थे, तो मात्र 23। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसके धोखा के कारण सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हार गया? कौन धोखा दे दिया था? तो इसी का सेनापति था। कौन? मीर जाफर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? किसके धोखा के कारण सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हार गया? इसका जो आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 का, सी दिया गया है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा बी, मीर जाफर ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। कुछ क्वेश्चन का जो आंसर है यह गलत दिया हुआ ही रहता है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, मैं भी ध्यान देते चलूंगी। प्लासी के लड़ाई में किसके नेतृत्व वाली सेना का नवाब सिराजुद्दौला का वफादार बनी रही? प्लासी की लड़ाई में किसकी नेतृत्व वाली सेना का नवाब सिराजुद्दौला का वफादार बनी रही? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनलाल और मीर मदान। मोहनलाल और मीर मदान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। प्लासी किस नदी के किनारे अवस्थित है? प्लासी जो है किस नदी के किनारे? तो भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो भागीरथी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। प्लासी किस राज्य में है? तो बंगाल में है। प्लासी बंगाल में है। किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी मीर कासिम ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे गोला बारूद की फैक्ट्री की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल की राजधानी क्रमशः रही थी
बंगाल की राजधानी क्रमशः रही थी? सबसे पहले ढाका, उसके बाद मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खां, उसके बाद मुंगेर, मीर कासिम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं, इनमें से सही कथन कौन से हैं? कौन से कथन है जो सही दिया गया है? बक्सर की जो लड़ाई लड़ी गई थी 1764 ईस्वी में, यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी। जी बिल्कुल। अवध के नवाब कौन था? तो शुजा-उद-दौला था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। और अपदस्थ नवाब बंगाल का कौन था? तो मीर कासिम। इन तीनों एक साथ किसके बीच लड़े थे? तो अंग्रेज के बीच। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करा था हेक्टर मुनरो। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए। जी बिल्कुल। यह सभी के सभी क्या हैं? सही दिए गए हैं। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? यह बना था 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में ही, जो कि 1780 से लेकर के 1784 तक चला था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसी के बीच में ही 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, 1782 में हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हो गई थी? अभी हमने बताया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1780 से लेकर के 1784। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? श्रीरंगपट्टनम को बनाया। जो इजी क्वेश्चन है मैं फास्ट करवा दूंगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में किसी उपाधि धारण की? किसकी उपाधि धारण की? किसकी उपाधि धारण की? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बादशाह का। स्वतंत्रता का बीज किसने लगाया? तो टीपू सुल्तान ने। स्वतंत्रता का बीज किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने। जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने किया था? जैकोबियन क्लब की स्थापना भारत में किसने किया था? तो टीपू ने किया था। और इसी का यह क्या था? सदस्य था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? कब हुई थी? तो यह हुआ था 1799 ईस्वी में। 21 नंबर प्रश्न। 1799 में तो इसकी मृत्यु हो गई थी। एक मिनट रुकिएगा। 1780 से 84 के बीच जो हुआ था मद्रास मंगलौर की संधि हुआ था। मंगलौर की संधि हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच, तो 92 में ही श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ध्यान रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। ऑप्शन तो दिया गया है नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया, जो कि गलत है। 1799 में टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चौथी आंग्ल मैसूर जो हुआ था 1799 में, और इसी आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के बीच कब लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और वेदरा का जो युद्ध हुआ था 1 वर्ष पहले ही 1759 ईस्वी में अंग्रेज और किसके बीच? तो डचों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? शेर का होता था। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। शेर ए मैसूर कौन कहा जाता है? शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सही मिलान कौन है? युद्ध और संधियां दिया गया है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में चला था और मद्रास की संधि हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था और 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था। देखिए यहाँ पे 1792 दिया गया है। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही मिलान कौन है? यहाँ पे क्वेश्चन किया गया सही मिलान कौन सा है? मैंने तो मिला दिया सही मिलान।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी जो है गलत दिए गए हैं। हमने ये मिला दिया था। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर जो हुआ था 1767 से लेकर के 69 के बीच में हुआ था और यह मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 के बीच में हुआ था और मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, गलत सुमेल का चयन करिए। युद्ध और तत्कालीन गवर्नर जनरल दिया गया है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली। 1780 से 84 के बीच लॉर्ड वेलेजली। सही तो नहीं लग रहा है, गलत सुमेल का चयन कीजिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर लॉर्ड वेलेजली 80 से 84 सही है। उसके बाद कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वॉरेन हेस्टिंग नहीं होगा। तृतीय आंग्ल मैसूर जो हुआ था 1790-92 में हुआ था, 1790-92 में। इस समय वॉरेन हेस्टिंग नहीं था, इस समय कॉर्नवालिस था। देखिए, कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो हुआ था 1799 में हुआ था, इस समय कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली था, लॉर्ड वेलेजली था। और प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। यह क्रम है जो सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी है जो गलत दिए गए हैं। आप लोग भी इसे एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसूर के युद्ध, मैसूर के खिलाफ, मैसूर के युद्ध, मैसूर के खिलाफ किस किस की सेना लड़ रही थी? मैसूर के युद्ध, मैसूर के खिलाफ किस किस की सेना लड़ रही थी? क्या लड़ रही थी? इनमें से सभी, मराठा, हैदराबाद के निजाम, अंग्रेजों की संयुक्त सेना। सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, गुरु नानक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इनमें से कौन सही दिया गया है? कौन सही दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी सही नहीं दिया गया है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहगामी भोजनालय स्थापित किया। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत स्थापित किए। इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, गुरु नानक की मृत्यु, गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई? गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था शुरू तो करवाया था, लेकिन सुचारू करवाया था गुरु अंगद ने। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत स्थापित किए थे। इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे भी पता नहीं है, हालांकि इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो करतारपुर में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। इन्हें क्या कहा था? लहना। गुरुमुखी के आरंभकर्ता कौन थे? गुरुमुखी लिपि के आरंभकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अंगद देव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। विवाह पद्धति लवन को किस सिख गुरु ने प्रचलित किया था? विवाह पद्धति लवन को किस सिख गुरु ने प्रचलित किया था? क्या प्रचलित किया था? गुरु अमरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दिया? कहीं कहीं रामदास दिया रहता है, ध्यान रखिएगा। अकबर ने। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की तथा अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया? किसने अमृतसर शहर की स्थापना की तथा अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया? क्या खुदवाया था किसने? गुरु रामदास ने। गुरु पद को पैतृक किसने बनवाया? गुरु पद को पैतृक किसने बनवाया? क्या हो जाएगा? गुरु रामदास ने। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के अलावे और किन की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है? तो कबीर, नामदेव, रैदास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 40, हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया? हरमंदिर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा। हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया? गुरु नानक, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन, उपयुक्त में से सभी।
40 नंबर प्रश्न का जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सही है। जहांगीर ने किस सिख गुरु को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण मरवा दिया? जहांगीर ने मरवाया था गुरु अर्जुन देव को, ऑप्शन नंबर ए। और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को, जो कि 9वें गुरु थे। सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया था तथा अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद सिंह ने करवाया था, जो कि 6ठे गुरु थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 42 नंबर प्रश्न, इसका जो आंसर दिया गया है ए दिया गया है। इसका बहुत सारे प्रश्नों का जो आंसर है गलत दिए गए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को ही याद रखिएगा। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? चेचक से मृत्यु हो गई थी कौन से गुरु का? तो हरकिशन का। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किस शासक ने वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया गया? चांदनी चौक के पास है शीशगंज गुरुद्वारा, तो वहीं पर मरवा दिया गया था गुरु तेग बहादुर को। किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? पटना में। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्न में से कौन से कथन हैं जो सत्य दिए गए हैं? गुरु गोविंद सिंह के बारे में सही कौन सा दिया गया है? देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता है। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सी शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। कार्यस्थली पओता थी। इनमें से सभी। 46 नंबर प्रश्न का जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, यही सही है, जो कि गलत है। यह क्वेश्चन ही पूछा गया है कि कौन से कथन है जो सत्य है, तो इनमें से सभी है जो सही दिया गया है। देखिए, इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत दिया गया है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता है। जी बिल्कुल। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिया। केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। सभी लोगों के अपने नाम के अंत में सी शब्द जोड़ने के लिए कहा गया। गुरु गोविंद का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था तथा कार्यस्थली पओता थी। यह सभी के सभी है जो सही दिए गए हैं। ऑप्शन क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। आप लोग भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47। गुरु गोविंद सिंह किस भाषा में जफरनामा लिखे थे? गुरु गोविंद सिंह किस भाषा में जफरनामा लिखे थे? किस भाषा में? फारसी भाषा में। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दरबार में चिनवा दिया था। उनके पुत्रों के नाम क्या थे? फतेह सिंह, फतेह खां और जोरावर सिंह। फतेह और जोरावर सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 48 नंबर प्रश्न का आंसर डी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित है। 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। जी बिल्कुल। धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगा। यह भी सही है। गुरु गोविंद की हत्या 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में गुल खां नामक एक पठान ने कर दी। यह भी सही दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 50। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या किसने करवा दिया था? सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या किसने करवा दिया था? क्या करवाया था? बंदा बहादुर। किसके कहने पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था? 1716 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्रुख सियर के कहने पर। किसने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलाए? किसने चलाए थे? तो बंदा बहादुर। गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के बंदा बहादुर। 1748 ईस्वी में किसकी पहल पर सभी सिख टुकड़ियों
जो बंदा के बाद कई टुकड़ियों में बट गए थे, को एक दल खालसा में विलय कर दिया। किसने विलय किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्पूर सिंह ने। कर्पूर सिंह ने। दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया था? दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्सा सिंह अहलूवालिया। दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया? जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में। दल खालसा को कितने दलों में विभाजित कर मिसल बनाया गया था? कितने मिसल बनाया गया था? ऑप्शन हो जाएगा बी, 12 मिसल, जिसमें एक नाम आता है सुकर चकिया मिसल। मिसल जो अरबी भाषा शब्द है, इसका अर्थ होता है, मिसल का अर्थ क्या होता है? यह अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन हो जाएगा सी, समान। मिसल का अर्थ क्या होता है? समान। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। रंजीत सिंह के बारे में कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? इनका जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, ये सुकर चकिया मिसल के थे। इनके पिता का नाम महासिंह तथा दादा का नाम चरत सिंह था। 1798 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। इसका आंसर जो है गलत दिया गया हो सकता है, आप लोग भी कंफर्म करके बताइएगा 59 प्रश्न का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच किसकी संधि हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो यह संधि हुई थी अमृतसर की। रंजीत सिंह का राज कौन सूबों में बांटा था? रंजीत सिंह का राज कौन सूबों में बटा था? कौन सूबों में बटा था? कश्मीर, लाहौर, पेशावर, मुल्तान। इनमें से सभी। इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई होगा। 61 का आंसर ऐसे मुल्तान दिया गया है, जो कि गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होना चाहिए। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए, फकीर अजीजुद्दीन। महाराजा रंजीत सिंह के वित्त मंत्री का क्या नाम था? वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो यह था दीनानाथ। रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? जिनकी मृत्यु 18 जून 1841 को। भैरोवाल की संधि से संबंधित कौन से कथन है जो सत्य दिए गए हैं? कौन से सत्य दिए गए हैं? इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। नेक्स्ट है, यह संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। महाराजा दलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेज दिया गया? एक बार फिर से 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भैरोवाल की संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजा दलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेजा गया था? इनको भेजा गया था कहाँ? तो यह इंग्लैंड में। संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कब कर दिया गया? 29 मार्च 1849 को डलहौजी के समय। ऑप्शन क्या हो जाएगा 67 का सी। बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया? बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन हो जाएगा बी, 1765 ईस्वी में। किस संधि के द्वारा सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन ले लिया गया था? इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा का और बिहार का राजा सिताब राय। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान किसे नियुक्त किया? बिहार का उपदीवान राजा सिताब राय। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था?
वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था? 1784 1784 से लेकर के 85। किसने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की? और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इसके समय कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग ही था। और प्रथम के समय कौन था? 1767-69 के बीच में कौन था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, किसने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया? कोषागार को हटाकर के कलकत्ता। 76 ऑप्शन नंबर बी। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेजे जाते थे? जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेजे जाते थे? तो सदर दीवानी अदालत में। सदर फौजदारी अदालत में किनकी सहायता से न्याय किए जाते थे? क्वेश्चन नंबर 78। सदर फौजदारी अदालत में किनकी सहायता से न्याय किए जाते थे? ऑप्शन हो जाएगा सी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से। ऑप्शन नंबर सी 78 का आंसर दिया गया है। निम्नलिखित कथन नीचे दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन से कथन है जो सही है? 79 नंबर प्रश्न, कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होते थे। नाजिम द्वारा नियुक्त दारोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। फौजदारी अदालत के कार्य की देखभाल कलेक्टर करता था। 79 और प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया। सभी के सभी हैं जो सही दिए गए हैं। किस मुकदमों में सिर्फ मुस्लिम कानून लागू किया जाता था? किस मुकदमों में सिर्फ मुस्लिम कानून लागू किया जाता था? तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कब द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करने तथा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया? ऑप्शन नंबर ए 1772 ईस्वी। बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के समय। तो आप लोग को आंसर मिल ही गया होगा। 1767 से 69 के बीच में जो आंग्ल मैसूर युद्ध चले थे, इसमें बंगाल के गवर्नर कौन था? यह था रॉबर्ट क्लाइव। भारत में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है? भारत में द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? सर लियोनेल कार्टिस को, ना कि रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल में लागू किया था और द्वैध शासन का जनक कहा था सर लियोनेल कार्टिस को। 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए किसने प्रथम मदरसा स्थापित किया था? 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए किसने प्रथम मदरसा स्थापित किया था? यह हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन हो जाएगा ए। 1782 ईस्वी में किसके शासनकाल में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी। गीता के अंग्रेजी अनुवादकर्ता विलियम विल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया था? गीता के अंग्रेजी अनुवादकर्ता विलियम विल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया था? यह प्रदान किया था वॉरेन हेस्टिंग। 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने। 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने की? जेम्स अगस्टस हिक्की ने। ऑप्शन नंबर ए। किसने रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की? 1774 ईस्वी में कलकत्ता एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसने की? यह स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग ने। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम पे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग ने किस बंगाली ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी? किसे फांसी की सजा दिलवाई थी? नंद कुमार। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1784 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग। संपूर्ण लगान के हिसाब के देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति किसने की?
राय रायन की नियुक्ति किसने की थी? तो यह वॉरेन हेस्टिंग ने। किस अंग्रेज अधिकारी के इंग्लैंड वापस लौटने पर वर्क के द्वारा 1785 ईस्वी में महाभियोग लगाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग पे ही लगाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। मूक सरिस्तादार जिसका कार्य सभी कानूनगों के कागज की देखभाल करना था, इसके पद पर प्रथम नियुक्ति किसकी हुई? मुक्त सरिस्तादार जिसका कार्य सभी कानूनगों के कागजात की देखभाल करना था, इसके पद पर प्रथम नियुक्ति किसकी हुई? ऑप्शन नंबर ए जेम्स ग्रांट की। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? यह संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब हुआ? कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब किया गया? तो 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त किसने और कब लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न का बी। किसे भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसने जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उस स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया? किसने नियुक्त किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया? कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? लॉर्ड विलेस्ली। अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए दिया गया, आप लोग इसे कंफर्म करिएगा। अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? जॉन सोर ने। सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? सहायक संधि के जन्मदाता लॉर्ड विलेस्ली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत में विलेस्ली से पूर्व सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? विलेस्ली से पूर्व सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद मैसूर था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया? किसने स्वीकार नहीं किया? इंदौर के होलकर ने। कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना की गई? फोर्ट विलियम कॉलेज। 109 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर बी होगा। 110वां प्रश्न 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड के हेलेबरी में किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? ईस्ट इंडिया कॉलेज की। कौन सा ब्रिटिश अधिकारी खुद को बंगाल का शेर कहा करता था? बंगाल का शेर कहा करता था लॉर्ड विलेस्ली। किस ब्रिटिश अधिकारी की मौत उसके दूसरे कार्यकाल के दौरान हो गई थी? दूसरे कार्यकाल के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस की। 1806 में बेलौर में हुए सिपाही विद्रोह के समय ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ब्रिटिश अधिकारी सर जॉर्ज वारलो था। किस अंग्रेज अधिकारी के कार्यकाल में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच हुई? बताइएगा। यह हुआ था लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय। किस अंग्रेज अधिकारी के शासनकाल में चार्टर एक्ट 1800 ये क्या लिखा हुआ है 1813 ईस्वी में पारित हुआ था? 1813 में पारित हुआ था। 115 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो प्रथम। किसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 हुई थी? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 में हुआ था, जो कि सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी लॉर्ड हेस्टिंग। संगोली की संधि किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। कौन सा कथन है जो सही दिए गए हैं? कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? इनमें से सभी। इसके समय ही पिंडारियों का दमन हुआ था। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मुहम्मद चित्तू एवं करीम खां थे। लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से खत्म कर दिया। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाकर नए नियम बनाए? प्रेस पर प्रतिबंध लॉर्ड हेस्टिंग।
1822 ईस्वी में टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसने लागू किया था? टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसने लागू किया था? तो यह लागू किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। 120 प्रश्न ही आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।